ये खुशी की बकेट लिस्ट में क्या-क्या है? कौन-कौन सी जगह है? बाहर की तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं इंडिया की बात करती हूँ क्योंकि हम भारतवासी हैं। तो एक तो लद्दाख मुझे जाना है, कश्मीर मुझे जाना है, मुंबई में गणपति बाबा उत्सव उनके लिए जाना है, और गोवा तो मैं जाती रहती हूँ। बस ये 2-3 जगह हैं जहाँ मुझे जाना है। दीपिका ने कहा था मेरे से भी पूछ लेना। हाँ, क्योंकि मुझे ना डेस्परेटली मेघालय जाना है। वाह, सच में बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ज्यादा। हम साथ में चलेंगे। बहुत गुंजन, आपकी कोई लिस्ट है? नहीं, कहीं घूमने चली जाओ इतना ही काफी है मेरे लिए तो। आपको जाना है कहीं? जाने मुझे नॉर्थ ईस्ट कवर करना है, है ना? नॉर्थ मेरा रह गया वो भी, मेरा कश्मीर रह गया। मतलब सबके पास है अपनी जगह, भाई सब घूमना चाहते हैं, मैं गोवा जाऊंगी। सब घूमना चाहते हैं। तो देखिए, हवाई जहाज से ज्यादा ट्रेन का सफर अब लोगों को ज्यादा भा रहा है। हवाई सफर का रोमांच बेहद खास होता है, लेकिन कश्मीर घाटी के दीदार के लिए अब लोग हवाई के बजाय ट्रेन का सफर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और आलम यह है कि जून से लेकर अगस्त तक वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग जो है वो फुल हो चुकी है। ये वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच चलती है और इस दौरान चिनाब ब्रिज और कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप भी जाकर देखिए रिपोर्ट। इस सफर में रफ्तार है, रोमांच है और कुदरत के हसीन नजारों का दीदार भी है। इसीलिए कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन लोगों की फेवरेट बनती जा रही है। इस ट्रेन से सफर के दौरान यात्रियों को चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के ऊपर से एडवेंचर सफर का आनंद भी मिलता है। अब ये ट्रेन सर्विस सुपर डुपर हिट साबित हो रही है। आलम यह है कि जून से अगस्त तक 3 महीनों में ट्रेन लगभग फुल रही। सभी वंदे भारत ट्रेनों में 100% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रही, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन यात्रियों के लिए किफायती और बेहद आरामदायक है। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर के बीच फ्लाइट की डिमांड तक कम हो गई है। असल में पहले लोग जम्मू कश्मीर जाने के लिए फ्लाइट पर निर्भर थे। फ्लाइट का टिकट महंगा होता था। अब वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करना सस्ता हो गया है। ये फ्लाइट से आधे खर्च में हो जाती है। और जब से ये वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है, क्योंकि ये ऑल वेदर ट्रेन सर्विस है, यानी कि हर प्रकार के जो मौसम में है ये ट्रेन सेवा चलती है, तो ये अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन है। इसकी मांग भी काफी रहती है, इसके टिकटों की काफी मांग रहती है। जब भी ऑनलाइन लोग टिकट बुक कराने जाते हैं, आरक्षण करने जाते हैं, तो ज्यादातर समय देखा जाता है कि इसकी टिकटें फुल हो गई होती है, यानी कि सारी टिकटें बुक हो चुकी होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रेन की टिकटों की मांग कितनी है। इससे काफी सुविधा हुई है लोगों को। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जोड़ती है। इस ट्रेन के कारण यात्रा का समय काफी कम हो जाता है। इससे 191 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 घंटे में तय हो जाती है। वहीं सड़क से इसी दूरी को तय करने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। कटरा श्रीनगर ट्रेन कश्मीर को पूरे साल रेलवे के जरिए जोड़े रखने में महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला चरण है। अगले चरण में नई दिल्ली से जम्मू होते हुए श्रीनगर तक वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनें चलाने की भी योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं मुंबई की। भले ही मूसलाधार बारिश ने मायानगरी मुंबई की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा कर दिया है, लेकिन अब मुंबई फिर से दौड़ने लग गई है। बारिश के बीच में मुंबई लोकल और मोनो रेल सेवा शुरू हुई है। बेस्ट की बसें भी यात्रियों की सेवा में उतर चुकी हैं। और देखिए, क्योंकि ज्यादातर सड़कों से पानी उतर चुका है, ऐसे में मुंबई में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक मौसम बारिश वाला बना रहेगा, मगर बीएमसी के मुताबिक वो हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारी बारिश से हुई पानी पानी मुंबई रफ्तार पकड़ने लगी है। धीरे धीरे ही सही माया नगरी में जिंदगी पटरी पर लौट रही है, क्योंकि मुंबई को तेज बारिश से राहत मिल गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके में। आपको बता दें, ये अंधेरी सबवे जब भी तेज बारिश होती है
सबसे पहले इसमें पानी भर जाता है और इन सब को जो आम लोगों के लिए बंद करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो मुंबई का दूसरा इलाका, चाहे वो साइन का इलाका हो, चेंबूर का इलाका हो, घाटकोपर का इलाका हो, इन सभी जगह जो निचला इलाका है, इन सभी जगह पर भी कल तेज बारिश के बाद पानी भर गया था। लेकिन आज सभी जगह से पानी जो है निकल चुका है, गाड़ियां जो है सुचारू रूप से चल रही है। मुंबई की पहचान लोकल ट्रेन बंद होने से जिन रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा था, वहां फिर से चहल पहल है। लोग छतरियां लेकर अपने घरों से काम धंधों की तरफ निकले। मुंबई की लोकल में भी रफ्तार जो है पकड़ी है, क्योंकि कल जिस तरह तेज बारिश हुई थी, बारिश के बाद से मुंबई लोकल भी जहां तहां रुक गई थी। यात्री जो खासकर जो लोकल ट्रेन में थे, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज जो है बारिश नहीं हुई है रात से। हालांकि हल्की बूंदाबांदी रात भर बारिश होती रही है, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई है। लिहाजा मुंबई कहीं न कहीं पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। माया नगरी की शान मानी जाने वाली मोनो रेल सेवा फिर से शुरू हो गई। मोनो रेल सेवा शुरू होने से शहर के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि मुंबई के कुछ इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन चलने का नाम जिंदगी है और चलती ही जा रही है। यही सीख मुंबई दे रही है। लोग पानी की लहरों को चीरकर अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ते नजर आए। इससे पहले भारी बारिश की वजह से कई लोग स्टेशन पर फंस गए थे। लोकमान्य तिलक टर्मिनल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर फंसे लोगों की मदद के लिए कुछ हाथ आगे बढ़े और इन लोगों के लिए भोजन पानी का इंतजाम किया गया। मदद नहीं, हम तो सेवा कर रहे हैं भाई। जो यात्री लंबी दूरी के यहाँ पे फंस गए हैं, बाहर दुकानें बंद हैं, अंदर प्लेटफॉर्म पे भी दुकान पे कुछ खाने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि पब्लिक का क्राउड बहुत ज्यादा है और ट्रेन रद्द होने के कारण लंबी दूरी से जो लोग यहाँ पे आए हैं वो रिटर्न भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि बाहर भी रोड पे पानी भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि तेज बारिश की आशंका को देखते हुए बीएमसी ने तमाम इंतजाम किए हैं। अलग अलग तरीकों से जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा रही है। मुंबई से एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ समोसे आते हैं, टिक्की आती है, आप सब लोग मुंह बना लेते हैं कि हमें नहीं खाना। हम ऐसा फूड नहीं खाते। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानना चाहती हूँ जो खाना खाते हैं, भूख भी उन्हें लगती है, लेकिन एक टुकड़ा छोड़ने की ये जो आदत है, ये बहुत सारे लोगों में होती है। चाय पियेंगे तो थोड़ा सा, बहुत गलत है खुशी। बिल्कुल, आपको खाना तो छोड़ना ही नहीं चाहिए ना प्लेट में। कहते हैं वो आखिरी निवाले में, बचपन में। खुशी जब घर में करेले घिया की सब्जी बनती खाती मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ। चल झूठी, मैं भी सब खाती हूँ। मैं जैसे हॉस्टल में रही थी तो हमारी जो कैंटीन थी ना, उसमें एक पोस्टर लगा रहता था कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। बहुत तो बढ़िया। वो हम लोग जो उतना ही लेते थे जितना हम खा सकते। फिर घर पे भी वही प्रैक्टिस बनी रही। वैसे हम लोग स्कूल में भी तो यही हमें सिखाया जाता है। लेकिन मैं ये बोलने वाली थी, सब मेरी मम्मी की तरह साउंड कर रही है इस टाइम की। खाना क्यों छोड़ा, चाय नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ा, वो क्यों छोड़ा, जो नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट गलत है। मतलब आप अपनी थाली में जो फेंक देते हैं कूड़ेदान में, वो किसी के मुंह में अगर चला जाए तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारे जरूरतमंद हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, भरपेट खाना वो नहीं खा पाते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ कर पाए। और एक और चीज जो हम खबर भी बताने जा रहे हैं कि अगर खाना आपने छोड़ा तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो लगा दिया ना, ये पेनल्टी सब पे लगनी चाहिए कि अगर आपने खाना छोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। पुणे के रेस्टोरेंट ने लगाई है 20 रुपए की पेनल्टी। लेकिन क्या हुआ उसके बाद रिएक्शन, वो देखते हैं। खाने की बर्बादी हमारी आदत बन गई है। घर में, होटल, रेस्टोरेंट या फिर शादी ब्याह जैसे फंक्शन पर ही क्यों ना हो, खाने की बर्बादी नजर आ ही जाती है। रेस्टोरेंट में भी खाने की बर्बादी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पुणे से जो खबर आई है वो जरूर नई है। यहाँ एक रेस्टोरेंट ने खाना बर्बाद करने पर 20 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर खाने की बर्बादी का टॉपिक छाया हुआ है। पुणे के रेस्टोरेंट के इस नियम की तारीफ भी हो रही है और कुछ लोग उसे बेवजह का नियम बता रहे हैं। वैसे खाने की बर्बादी को लेकर चिंता कोई नई नहीं है। इससे पहले भी खाने की बर्बादी को रोकने की तमाम कोशिशें हुई हैं। दरअसल खाने की बर्बादी पूरी दुनिया की ही समस्या है।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 1 साल में एक व्यक्ति 55 किलो खाना बर्बाद करता है। इस हिसाब से हम भारतीय पूरे साल में 92,000 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद करते हैं। ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो खाने की बर्बादी को रोकने की मुहिम चला रही हैं। खाने का एक दाना भी कूड़े में ना जाए, ये हमारे संस्कार भी हैं और संस्कृति का हिस्सा भी। लेकिन नई लाइफस्टाइल में हम अन्न की कद्र करना शायद भूल गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का 2021 में आया फूड वेस्ट इंडेक्स बताता है कि अन्न की कुल बर्बादी में घरों की हिस्सेदारी 60% है। मतलब सबसे ज्यादा खाना तो हमारे घरों में ही बर्बाद होता है। उसके बाद फूड सर्विस और रिटेल वालों का नंबर आता है। ऐसा नहीं है कि खाना बर्बाद करने में हम ही उस्ताद हैं। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि चीन और मालदीव जैसे देशों में सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है। खाने की बर्बादी के मामले में पाकिस्तान वाले भी कम नहीं हैं। लेकिन हमारा एक और पड़ोसी है भूटान, जो उन चुनिंदा देशों में शुमार है जहां खाने की बर्बादी न के बराबर है। खाने की बर्बादी कम हो, इसके लिए दुनिया के तमाम देशों ने अपनी ओर से पहल भी की है। जैसे कि दक्षिण कोरिया में कचरे के हिसाब से शुल्क लगाया, जिसकी वजह से हर दिन भोजन की बर्बादी 10% कम हो गई। जापान, डेनमार्क और फ्रांस ने तमाम तरह के नियम बनाकर खाने की बर्बादी को काफी हद तक कम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धर्म आस्था बात क्या बात है। देखिए, आस्था और परंपरा की बात तो हम कर लेते हैं, तो जब भी इन सभी बातों का जिक्र छिड़ता है तो कौन सी तस्वीर सामने आती है? अयोध्या की। और जाहिर तौर पर बातें होती है राम मंदिर की, जिसके पूर्ण निर्माण को लेकर लगातार काम हो रहा है। कोशिश है साल के आखिरी तक राम मंदिर अपना पूर्ण आकार ले लेगा। बिल्कुल, ऐसे में इस साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान कुछ ऐसे खास आयोजन होंगे जो कि राम मंदिर से जुड़ी सभी खासियतों को दुनिया के सामने पेश करेंगे। आस्था, परंपरा और संस्कारों से रची बसी अयोध्या, इस पावन धरती पर 22 जनवरी 2024 में हुई श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अवधपुरी की दिव्यता धीरे धीरे निखर रही है। मंदिर धीरे धीरे पूर्ण आकार ले रहा है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की प्रगति, निर्माण स्थल पर लगाए गए 5 टाइम लैप्स कैमरों से मंदिर निर्माण की पूरी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने की जानकारी दी है। इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन जरा पहले सुनिए श्री राम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के उस ऐलान की भी, जिसमें वो नवंबर में होने वाले भव्य और ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम का खास तौर से जिक्र कर रहे हैं। इस बार विचार है कार्यक्रम अयोध्या केंद्रित, अयोध्या जनपद केंद्रित, अयोध्या के चारों ओर के 20-25 जिलों के ऊपर केंद्रित। ये कार्यक्रम होना चाहिए, और जब कार्यक्रम हो जाएगा और हम ये बताएंगे कि हमने इस कार्यक्रम में किन किन को बुलाया, तो 22 जनवरी का इतिहास, ऐसे ही इस कार्यक्रम को भी यूनिक माना जाएगा, हिस्टोरिक माना जाएगा। मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन जिन अहम फैसलों का जिक्र हुआ, उसके अनुसार परकोटे के सभी 6 मंदिर 15 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यही नहीं, सप्त मंडप, कुबेर टीला और शेषावतार मंदिर के दर्शन की भी व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण क्योंकि अब अंतिम चरण में है, ऐसे में 5 साल की निर्माण यात्रा को टाइम लैप्स कैमरों में कैद किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक पल को डॉक्यूमेंट्री के रूप में देख पाएं। खुदाई से लेकर नक्काशी तक हर चरण की कहानी इस फिल्म में दर्ज होगी, जो मंदिर निर्माण के श्रम, तकनीक और आस्था की गवाही देगी। इस टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स घोषित किया गया है और यह अधिकार शर्त के साथ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की को सौंपे जाएंगे। राम मंदिर परिसर में 3 लिफ्ट लगाई जा रही हैं। उत्तर दिशा में 2 और पश्चिम दिशा में 1। इनका इंस्टॉलेशन 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और 15 अक्टूबर से संचालन शुरू होगा।
राम मंदिर का दूसरा तल बनकर भी तैयार है। अब केवल दरवाजों की फिटिंग बाकी है। हालांकि अभी श्रद्धालुओं को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। नवंबर में होने वाले ध्वजारोहण की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही हैं। मेहमानों की सूची बनाई जा रही है और ये आयोजन खासतौर से अयोध्या और आसपास के 20-25 जिलों पर ही केंद्रित रहेगा। वहीं मंदिर परिसर की 70 एकड़ भूमि में से 30 एकड़ सिर्फ हरियाली के लिए सुरक्षित रहेगी। 10 एकड़ में पंचवटी विकसित होगी, जिसमें पक्षियों और बंदरों के लिए जलाशय भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा फसाड लाइटिंग के लिए 3 संस्थाओं ने प्रेजेंटेशन दिया है। अब इसमें चुनी गई संस्था अगले 5 से 10 साल तक देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उठाएगी। यूपी पर्यटन विभाग की 4 गैलरी भी तैयार हो चुकी हैं। IIT मद्रास और दिल्ली की एक विशेषज्ञ संस्था मिलकर यहाँ डिजिटल तकनीक से खास अनुभव उपलब्ध कराएंगी। इन सभी कवायदों के साथ ही ट्रस्ट का साफ मानना है कि राम मंदिर की पवित्रता और मूल स्वरूप पर किसी भी तरह का प्रभाव न पड़े। श्री राम मंदिर अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि आधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य और वैश्विक धरोहर के रूप में धीरे धीरे आकार ले रहा है। फिलहाल तो इंतजार 15 अक्टूबर को परकोटे के 6 मंदिरों के खुलने और फिर नवंबर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का है, जो राम नगरी की ख्याति में 4 चांद लगाने का ही काम करेंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उस त्योहार की बात करते हैं जो मनाया तो पूरे देश में हर कोने कोने में जाता है, लेकिन असली रंगत की अगर बात करें ना तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में और मुंबई में नजर आती है, जिसके लिए हमारी खुशी भी काफी एक्साइटेड है। बकेट लिस्ट में लिख चुकी हैं काफी बिल्कुल ना। और आपने मुझे वादा करा है कि आप मेरी टिकट कराएंगे और मुझे साथ लेकर चलेंगे। टिकट तो नहीं बोला था, मैंने बोला था साथ में चल लेंगे। बट चलिए, वैसे गणेश चतुर्थी जो है 26 अगस्त को है, लेकिन उससे पहले इस उत्सव के रंग जयपुर में बिखरे हुए हैं। यहाँ आज गणेश चतुर्थी महोत्सव की विधिवत तरीके से शुरुआत हुई। जगह थी मोती डूंगरी गणेश मंदिर। पूरे मंदिर परिसर में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजे। काफी संख्या में श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। एक तरफ गणेश जी को हीरे पन्ने के बेशकीमती मुकुट पहनाए गए, तो दूसरी तरफ 1.25 लाख मोदकों की झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं गणेश जी के चरणों में 251 किलो के 2 बड़े बड़े मोदक, 51 किलो के 5, 21 किलो के 21, 1.25 किलो के 1100 और हजारों की संख्या में छोटे छोटे मोदक भी अर्पित किए गए। अब अगले 8 दिन भगवान विनायक के नाम ये महोत्सव होगा, जिसमें कई खास कार्यक्रम होने वाले हैं। मंदिर परिसर से भी ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रिदम जैन। सुनिए। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत आज हो गई है और इस 8 दिन के महोत्सव की शुरुआत मोदक झांकी से हुई है, जिसमें गणेश जी महाराज को खास 1.25 लाख मोदकों से सजाया गया है। उनके आगे अर्पित ये 1.25 लाख मोदक किए गए हैं, जिसमें 251 किलो के 2 मोदक, 51 किलो के 5 मोदक और उसके अलावा 21 किलो के 1.25 किलो के और कई सारे छोटे मोदक मिला के 1.25 लाख मोदकों से गणेश जी महाराज के सामने भी अर्पित हुए हम देख सकते हैं। श्रृंगार की मैं बात करूं तो गणेश जी को खास वाइट गोल्ड का मुकुट पहनाया गया है, जिसमें हीरे, पर्ल्स, रूबी, पन्ना सभी चीज़ें जड़ी हुई है। ये जो महोत्सव है 8 दिन का, ये बहुत ही भव्य होने वाला है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि मोदक झांकी आज लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे खास ध्रुवपद गायन होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। साथ ही साथ पंचामृत अभिषेक यहाँ होगा, कथक संध्या, सिंजारा पूजन, सब कुछ यहाँ पे इन 8 दिनों में होने वाला है। बहुत ही भव्य रूप से ये महोत्सव मनाया जाने वाला है, जिसके साथ ही यहाँ पर 27 तारीख को यानी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन, गणेश जन्मोत्सव वाले दिन खास पूजन किया जाएगा। वहाँ पूरे दिन अलग अलग समय पे आरतियाँ होगी, अलग अलग मुहूर्त के हिसाब से आरती होगी। उस दिन भी खास श्रृंगार होगा। हर थोड़ी देर में गणेश जी महाराज की पोशाक बदली जाएगी और उसके बाद में 28 तारीख को भव्य शोभा यात्रा, जिसमें अलग अलग करीबन 70 समाज जुटेंगे, अलग अलग झांकियाँ सजाई जाएंगी और यहाँ से वो खास शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि गढ़ गणेश मंदिर तक जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर। बात करते हैं नटखट
हाथी राजा की। केरल के वायनाड जिले में एक छोटा सा गांव है चेकाडी, जहां के सरकारी स्कूल के अंदर हाथी का एक नन्हा बच्चा घुस गया। नन्हे हाथी को देखकर स्कूली बच्चे खुशी से झूमने लगे। और गांव का वो स्कूल चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। 10 मिनट तक नन्हे हाथी ने स्कूल का चक्कर लगाया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर वन विभाग अधिकारी पहुंचकर हाथी के बच्चे को सुरक्षित जंगल पहुंचा दिया। केरल के वायनाड जिले का एक छोटा सा गांव चेकाडी, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा है। यहाँ के सरकारी एलपी स्कूल पुलपल्ली में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक छोटा सा हाथी सीधे स्कूल परिसर में घुस आया। बच्चे, शिक्षक सब हैरान रह गए। हाथी स्कूल के बरामदे में बड़े आराम से टहलता नजर आया। ये नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने क्यूट हाथी को देखकर कहा, हाथी राजा भी पढ़ने आए हैं। 10 मिनट तक ये नन्हा मेहमान स्कूल के इर्द गिर्द घूमता रहा। बच्चों के लिए ये पल जंगल सफारी से कम नहीं था। चूंकि चेकाडी गांव जंगलों से घिरा हुआ है, ऐसे में जंगली जानवरों का बाहर आना कोई नई बात नहीं, लेकिन स्कूल में आ जाना ये जरूर हैरान करने वाला पल था। लेकिन बच्चों ने इस पल को खूब एंजॉय किया। फौरन वन विभाग को सूचना दी गई। अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाथी के बच्चे को सुरक्षित जंगल की ओर रवाना किया। कहते हैं कि बच्चे स्कूल सीखने जाते हैं, लेकिन इस दिन स्कूल ने भी कुछ सीखा कि जंगल हमारे आसपास है और हमें उनके साथ तालमेल बिठाना आना चाहिए। और शायद इस नन्हे हाथी को भी स्कूल की घंटी कुछ ज्यादा ही प्यारी लगी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में 19 हाथियों के रिजुविनेशन कैंप को चलाया जा रहा है। ये कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान इन हाथियों से कोई काम नहीं लिया जाएगा, यहाँ सिर्फ उनकी आवभगत होगी। केला है, सेब है, तरबूज के साथ गन्ना भी है। हर तरह के फलों से हाथियों की आवभगत की जा रही है। पुष्प वर्षा कर और तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों हाथियों की पार्टी चल रही है। टाइगर रिजर्व के हिनौता हाथी कैंप में कर्मचारी हाथियों की जमकर खातिरदारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 19 हाथियों का रेजुविनेशन कैंप चल रहा है। उद्देश्य है कि इस अवधि में उनको 1 सप्ताह का आराम मिले और उनके पसंद के पौष्टिक रुचिकर चीज़ें खिलाई जाएं, जिसमें तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के फल रहते हैं, गन्ना रहता है और भी जो है इस प्रकार के सूखी मेवा से लड्डू वगैरह भी खिलाए जाते हैं। 18 अगस्त से शुरू हुआ ये रेजुविनेशन कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान हाथियों से कोई भी काम नहीं लिया जाता है, उन्हें सिर्फ आराम करने दिया जाता है और उनके लिए विशेष आहार जैसे केला, सेब और गन्ने की व्यवस्था की जाती है। हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है, तेल मालिश भी की जाती है। इसके अलावा हाथियों की देखभाल के लिए लगे महावत, चारा कटर और वन कर्मियों का हेल्थ चेकअप भी होता है। इन 5 दिनों में हाथियों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हाथी विश्राम के पश्चात बहुत ही उत्साहित होकर के जो है फिर अपना कार्य जो उनमें लगाए रहते हैं। इसी प्रकार जो महावत हैं, महावत लोगों को, सहायक महावत को, ये लोगों का भी आपस में एक तरीके से मिलना हो जाता है और इस दौरान हम केवल महावतों का, इनका भी स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। रेजुविनेशन कैंप के दौरान प्रतिदिन महावतों और हाथियों के बीच खेलकूद की अलग अलग प्रतियोगिताएं भी होंगी। इन 5 दिनों में हाथी अपनी साल भर की थकान मिटाकर तरोताजा होंगे और फिर अपने काम पर लौटेंगे। पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दिल्ली में नमो रेल के आनंद विहार स्टेशन पर एक खास फोटो एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। एनसीआरटीसी ने सितारे नमो भारत नाम के एग्जीबिशन की शुरुआत की। सितारे जमीन पर फिल्म में न्यूरो डाइवर्सिटी से पीड़ित लोगों ने एक्टिंग की थी। उसी तरह यहाँ भी जिन फोटोज को लगाया गया था उन्हें पीड़ित लोगों ने क्लिक किया था। यहाँ दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे सहित देश के 6 शहरों के 11 आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। 30 से ज्यादा फोटोज को यहाँ लगाया गया। 15 से 49 साल की उम्र से आर्टिस्ट ने इसमें हिस्सा लिया है। मेरे साथ मोहित आहूजा हैं, नो डिसेबिलिटी के फाउंडर हैं। क्या कैसे इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जब इन फोटोज़ को देखेंगे उसके नीचे उन फोटोज़ का एक कैप्शन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये कैप्शन भी इन लोगों के द्वारा खुद रखा गया है। तो जो इंटरेस्टिंग कैप्शन है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये फोटो में दिखाई पड़ रहा है कि कुछ भैंस हैं जो कि नहा रही हैं, और नीचे कैप्शन दिया गया है होली काउ। किस तरह के कैप्शन जो रखे गए इतने क्रिएटिव तरीके से? एक्चुअली में सर सब कुछ मिक्स एंड मैच था। हमने बच्चों से पूछा कि वो क्या सोच रहे थे, क्या उन्होंने सोचा ये फ़ोटो खींचते वक्त कहाँ खींचा गया। ये फ़ोटो जिसकी आप बात कर रहे हैं चक्राता में खींचा गया था, उत्तराखंड में जी। एक ब्रिज के ऊपर थे, भरत उनको नीचे देखा, उन्होंने बोला ये तो हमारी माता जैसी है, क्योंकि वो बोलते हैं गाय हमारी माता है, बचपन में बोला जाता है। तो वो उतना फ़र्क शायद नहीं कर पाया कि गाय है या भैंस है, लेकिन ऊपर से एक ब्रिज के ऊपर से लिया गया, जैसे एक ड्रोन शॉट होता है, भरत ने खींचा था। एंड एट 48 ईयर्स अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का जो चैलेंज है भरत का, उसके बावजूद वाइल्ड लाइफ में जाना, उतना पेशेंस के साथ ट्रैकिंग करके जाके वो फ़ोटो खींचना, आई थिंक वो आपको एक होली काऊ वाला फीलिंग दे देता है, जो हम इंग्लिश भी है मेरे साथ, आप देख सकते हैं अपनी फ़ोटो के पास खड़े हुए। जी, भरत को अभी 10 साल हो गए हैं ये करते हुए, और वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम है भरत को। बहुत ज़्यादा बाहर जाकर के छोटे छोटे बर्ड्स की मोमेंट्स निकालना उनको बहुत मज़ा आता है इसमें। और भी फ़ोटोज़ हैं जिनके टैगलाइन आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। आप ये देखिए, ये एक फ़ोटो है, बस एक चेहरे का क्लोजअप है और नाम रखा गया है इनोसेंस। इस फोटो की इनोसेंस ये है सर कि जिसका ये फ़ोटो है, जो ये लड़की है, ये भी एक न्यूरो डाइवर्स, या जिसको हम ले मैन में डिसेबल्ड बोलते हैं, ये मेंटली डिसेबल्ड बच्चा है डाउन साउथ कोडाई कनाल में। और जिसने फ़ोटो खींची है बेहाग, वो खुद एस्पर्जर सिंड्रोम है उनकी कंडीशन का नाम। तो एक इनोसेंट इंसान ने, एक इनोसेंट न्यूरो डाइवर्स इंसान ने किसी और की फ़ोटो खींची जो खुद भी वैसे हैं, और वही इनोसेंस इन आँखों में दिख रही है शायद। और एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको, जिसका फ़ोटो और कैप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये फ़ोटो अपने आप में वो एटीट्यूड बता रही है जिसका कैप्शन है बॉस लेडी। ये सर गायत्री हमारे बैच में हम लोग अक्सर हंसते हैं कि ये सबसे एक्सक्लूसिव लड़की है, क्योंकि इकलौती लड़की है उस बैच में जिस बैच में गायत्री सीखती है। और ये गायत्री ने अपने होम स्टूडियो में, अपने घर के पास एक बिलियर्ड्स क्लब में जाकर के खुद का स्टूडियो सेटअप करा, और एक पूरा बॉस लेडी वाला वाइब लिया कि ये मेरी जगह और यहाँ पे मैं जीतने आई हूँ, और वही चीज़ उसने दिखाई है इसमें शायद। और एक और फ़ोटो है, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इस लिहाज से लगेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कैप्शंस के साथ जो पिक्चर है वो पिक्चर अपने आप में बोल रही है। इस फ़ोटो को आप देखते हैं तो इसमें एक पैरेट है, और इस पैरेट की फ़ोटो में जो सबसे आपको डोमिनेटिंग तरीके से दिखाई पड़ रहा है वो उसकी आंखें हैं। नीचे लिखा हुआ है अंडर CCTV सर्विलांस। इतना क्रिएटिव कैप्शन, कितना टाइम लगा था सोचने में? मैंने हमारे घर से पार्क है, वहाँ पे किसी जमीन नियर वो सुखदेव दिया है, वो पार्क है, वहाँ पे मैंने टेक क्लोजअपली मैंने पायलट फोकस एंड बैकग्राउंड ब्लड है, मैंने किसी तरित खन्ना इनका नाम है। ये बता रहे हैं मेरे घर के पास एक पार्क है, वहाँ पे उन्होंने फ़ोटो खींची थी। ये भी जो कैप्शन है ये इनका ही दिया हुआ है? नहीं सर, ये हमने डिस्कस करके रखा था, लेकिन पूरा जो फीलिंग था, तरित हर रोज़ सुबह जाता है, जब भी टाइम मिलता है, ही लव्स गोइंग आउट, तो बाहर जाकर के देखा, और जिस तरह से वो एक ह्यूमन सी एक रस्सी जो है उसके ऊपर वो तोता लटक के देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो हमें लगा कि एकदम CCTV वाला फीलिंग है इसमें, तो हमने इसीलिए इसका कैप्शन रखा अंडर CCTV सर्वेलेंस, कि आप कैमरा की निगरानी में है। तो इसमें तरित उस तोते की निगरानी कर रहा था और तोता हम सबकी निगरानी कर रहा था ऊपर से। आप किसी भी फ़ोटो के पास जाएंगे, एक तो फ़ोटो इतनी खूबसूरत है कि आप उसको देख कर रुकते हैं, और जब आप उसका कैप्शन पढ़ लेते हैं, मैं बार बार कैप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आप कि एक झुंड है पूरा, जिसमें कि आपको पिजन्स दिखाई पड़ेंगे ब्लैक कलर के, लेकिन बीच में एक आपको दिखाई पड़ेगा कबूतर जो कि वाइट कलर का है, और नीचे लिखा है डेयर टू डिफर। कितना सारा, कितना बड़ा मैसेज ये फ़ोटो दे रही है, उसका कैप्शन दे रहा है। तो ऐसे ही तमाम सारे जो न्यूरो डाइवर्स के बच्चे हैं, लोग हैं,
वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस तरह की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। उनके काम को देखना, पहचानना ना सिर्फ आपको एक मोटिवेशन देता है, बल्कि ये ऐसे लोगों को भी एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई ये भी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं, आगे उनको मौका मिले। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का उनके ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे।